हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के टॉप 30 प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और टेक्नीशियन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच वीडियो होने वाला है। उम्मीद है वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आज का, खरीफ फसल, इनमें से कौन सा फसल जो है खरीफ फसल है? तो ये है धान। धान जो है खरीफ फसल है। खरीफ फसल उनको कहते हैं जो कि जून और जुलाई में बोया जाता है और ठंड के मौसम में काटा जाता है। ठीक है, यानी ये कहिए कि मानसून में रोपा जाता है और सर्द ऋतु में काटा जाता है। ठीक है, उन्हें कहते हैं हम लोग खरीफ फसल। तो यहाँ पर ये धान जो है खरीफ फसल है। चना, सरसों और मटर, ये मटर तो है जायद फसल में आता है, सरसों और चना जो है रबी फसल में आता है। ठीक है, काउंट कर लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, जायद फसलों की पैदावार मुख्यतः कितने महीनों में होती है? याद रखिएगा, जायद फसल जो है मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाती है। इसका सही जवाब होगा मार्च और जून के बीच। ठीक है, मार्च और जून के बीच हम लोग जायद फसल उगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का क्रम से संबंधित है। तो याद रखिएगा, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जो है ये संबंधित होती है तेल से, खाद्यान्न से और दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, याद रखिएगा, जो हरित क्रांति होती है ये खाद्यान्न के लिए है, जैसे गेहूं चावल के लिए, और श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन के लिए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सब्जियों को उगाना तथा उसके रख रखाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, सब्जी का उगाना और उसके रख रखाव का अध्ययन जो है ये कहलाता है ओलेरीकल्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक जीवाणु सहित जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती है। याद रखिएगा, नाइट्रोजनीकरण जो होता है ये होता है ज़्यादातर दलहन के पौधों से। तो यहाँ पर दलहन में एक चना दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नाइट्रोजनीकरण में हमेशा दलहन का उपयोग किया जाता है, दलहन के पेड़ पौधा का, और यहाँ पर चना जो है एक दाल की तरह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व। तो पौधों के लिए जो अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व है वो है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मोम की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है? तो मोम की जो प्राप्ति है ये होती है श्रमिक मधुमक्खियों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एग्रीकल्चर निम्न में से है। तो एग्रीकल्चर क्या है? तो एग्रीकल्चर जनरली मधुमक्खी पालन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है मधुमक्खी पालन को एग्रीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और एक एग्रीकल्चर जो होता है, एग्रीकल्चर का मतलब ये भी होता है जब आप खेती कर रहे हैं साथ में जानवर भी रख रहे हैं। ठीक है, खेती प्लस जानवर को रखना एग्रीकल्चर कहलाता है, ये भी एग्रीकल्चर ही कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मवेशी प्रजनन की सबसे उपयुक्त विधि है। तो मवेशी प्रजनन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है कृत्रिम गर्भाधान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गंधी कीड़ा इसका नाशक जीव है। तो गंधी कीड़ा जो है किस टाइप के फसल में होता है? तो ये होता है धान के पौधों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रस्ट किस पौधे का कवकीय रोग है? एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रस्ट किस पौधे में लगता है? तो रस्ट जो है ये लगता है गेहूं के पौधे में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला सवाल है, अवांछित पौधे कहा जाते हैं। तो अवांछित पौधा कहा जाता है खरपतवार को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला सवाल है, सभी जंतुएं हैं। सभी जंतुएं क्या हैं? तो सभी जंतुएं जो हैं परपोषी कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, परपोषी कहा जाता है सभी जंतुओं को। मृतजीवी उनको कहा जाता है जो कि किसी मृत जीव जंतु या पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक जीवाणुओं सहित जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हाँ ये ठीक है। निम्न में से कौन कीट एक सामाजिक प्राणी है? सामाजिक प्राणी की बात हो रही है तो ये जो है ये मधुमक्खी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। याद रखिएगा एक और सामाजिक प्राणी होता है दीमक, ठीक है, दीमक भी एग्जाम में पूछा था, दीमक भी एक सामाजिक प्राणी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका की बात हो रही है तो यह है तंत्रिका तंत्र की कोशिका है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला सवाल है, कोशिका शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किया गया था, तो कोशिका शब्द का जो इस्तेमाल है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। इन्होंने कॉर्क के पौधों में पहली बार कोशिका की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये किया गया था स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भोजन के सभी तत्वों को संतुलित मात्रा में प्रतिदिन लेने को क्या कहते हैं? तो जब भोजन का हम सभी तत्वों को ले रहे हैं और संतुलित मात्रा में ले रहे हैं तो इसे कहा जाता है संतुलित आहार, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, छोटी चेचक बीमारी रोगाणु है, तो देखिए छोटी चेचक जो है ये जो है एक टाइप का वायरस होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम चिकन पॉक्स वायरस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, स्वाइन फ्लू शरीर के किस तंत्र प्रणाली को प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा स्वाइन फ्लू जो है वो हमारे शरीर के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जीवित कोशिकाएं जो यांत्रिक बल प्रदान करती है क्या कहलाती है? तो जीवित कोशिकाएं जो यांत्रिक बल प्रदान करती है कहलाती है कोलेनकाइमा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पौधों में द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो पौधों में द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी जो है यह है लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, लिग्नी युक्त मृत कोशिकाएं हैं, तो यह है अस्केरल नकाइमा, ठीक है, अस्केलेरन काइमा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, मृत कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है, तो मृत कोशिकाओं द्वारा क्या निर्मित होती है? तो निर्मित जो वस्तु है, जो चीज़ है मृत कोशिकाओं के द्वारा वो है एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सिलिएटेड एपिथेलियम उपस्थित होते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम ये उपस्थित होते हैं ट्रैकिया में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ऑस्टियोब्लास्ट उपस्थित होते हैं, तो ऑस्टियोब्लास्ट जो है ये लैमेला में उपस्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, लिगामेंट द्वारा आपस में क्या जुड़ते हैं? तो लिगामेंट जो है ये आपस में जोड़े रखता है पेशी अस्थियों को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और आज का आखिरी सवाल, रुधिर के द्रवीय भाग को क्या कहते हैं? तो रुधिर के द्रवीय भाग को कहा जाता है प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है फ्रेंड। तो आज हम लोग 30 प्रश्नों किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप का और भी वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।